नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मुरैना से बड़ी खबर, जहां पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में एक शव बरामद हुआ है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि नाराज लोगों ने रात में प्रदर्शन किया, कलेक्टर के बंगले का घेराव किया और यहां एसपी ने सिलेंडर फटने की बात कही थी। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुरैना पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि शव बरामद किया गया है और इस बात से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और यहां पर जो परिस्थितियां बनी हैं, आप तस्वीरें देखें तो एसपी ने सिलेंडर फटने की भी बात कही है। हालांकि नाराज लोगों ने रात में प्रदर्शन भी किया और इस पूरे मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, यह भी देखने का विषय होगा। हालांकि नाराज लोगों ने इस बात का विरोध भी किया और रात में प्रदर्शन किया। कलेक्टर के बंगले का घेराव कर प्रदर्शन किया गया और इस वक्त देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये रात की तस्वीर जब प्रदर्शन कर रहे थे वहां के स्थानीय लोग और नाराज लोगों ने रात में प्रदर्शन भी किया। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अमित, रात में लोगों ने प्रदर्शन भी किया और जो शव बरामद हुआ आखिर वो किसका है, क्या डिटेल्स इसके बारे में मिल पा रही हैं और अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक संपन्न हो सकेगा? बिल्कुल, देखिए, जहां तक रेस्क्यू की बात की जाए तो कल दोपहर जिसके 12 बजे घटना हुई थी और उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू की टीम, एसडीआरएफ की टीम हो या पुलिस बल हो या फिर नगर निगम का अमला हो, लगातार रेस्क्यू कर रहे थे। और अभी कुछ ही देर पहले एक सब पुलिस को और एसडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू कर रही थी उनको लगा है कि एक व्यक्ति का शव मिला है। अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि बच्ची का शव है या उसकी मां का शव है, लेकिन जिस तरीके से कल से ही मां और बेटी के शव दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, उसमें अब रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है कि एक शव पुलिस और जो एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है उनको मिला है। फिलहाल आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है और जो बाकी का एक शव है उसे भी बरामद करने के प्रयास कर रही है। हालांकि अभी एक ही शव हाथ में लगा है, लेकिन जो दूसरा शव है उसकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी दूसरे शव की कोई सुराग नहीं लग पाई है। हालांकि जो पुलिस बल है और एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने लगातार जो एम्बुलेंस से लेकर के तमाम जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल कर रखी है और यहाँ पर जिस तरीके से जो अगर गंभीर स्थिति में भी पाया जाता है तो एम्बुलेंस के द्वारा तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल में भेजा जाए। बिल्कुल, और चूंकि समय लग सकता है अमित, और कितना लगभग समय लग पाएगा पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिए जाने में? और चूंकि सिलेंडर ब्लास्ट की बात भी एसपी की तरफ से कही गई थी, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? मौके से सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद के कुछ साक्ष्य मिले हैं या फिर ये पटाखों का ब्लास्ट है? क्या है आखिर ये मामला? बिल्कुल, देखिए, कल पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस नोट जारी करके उसमें साफ कर दिया था कि सिलेंडर ब्लास्ट का मामला है, लेकिन सिलेंडर से जुड़ी हुई ऐसी ना तो कोई साक्ष्य मिले हैं अभी तक। और जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसे लेकर के भी अब एसपी ने खुद ही देर रात को बयान पलट दिया और जो सिलेंडर फटने की बात और बारूद का यानी कि जो पटाखे फटने की बात, दोनों ही बिंदुओं पर जांच कराने की बात कही है। लेकिन अभी तक ना तो ये स्पष्ट हो पाया है कि ये ब्लास्ट पटाखे फटने से हुआ था और ना ही ये स्पष्ट हो पाया है कि ये सिलेंडर फटने से हुआ था। यानी कि जो अभी दोनों ही बिंदु हैं उन पर जो एफएसएल की टीमें जांच करेगी, लेकिन जो आसपास के जो इलाके में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था और जो एक मकान था जिसमें ब्लास्ट हुआ था उसके बाद 4 अन्य मकान थे आसपास के, वो भी इसकी जद में आए थे और वो भी क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके अलावा जो आसपास के अन्य मकान थे उनमें भी जो बारूद के यानी कि जो पटाखे फटने के जो चिथड़े उड़ते हैं वो आसपास नजर आए थे। इसी को लेकर के अब पुलिस अधीक्षक ने देर रात को बयान जारी किया था, लेकिन अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर किस वजह से जो ब्लास्ट हुआ था। हालांकि एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू अंदाज है कि 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू की कार्रवाई है वो समाप्त हो जाएगी और एक और इसके अंदर शव दबे होने की आशंका है वो भी जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू की कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, दुर्ग में कचरे के ढेर में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि आग को ज्यादा बढ़ने से रोका और बड़ा हादसा टल गया। सुपेला थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है और यहां पर कचरे का जो ढेर था उस ढेर में आग लगने की
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि संभव है कि ये किसी ने आग लगाई हो सकती है, या फिर कई बार धूम्रपान करने के बाद लोग बीड़ी या सिगरेट, जो कि नहीं पीना चाहिए, उसे इस तरह लापरवाह तरीके से फेंक देते हैं और उसकी वजह से भी आग कई बार सुलग जाती है। और ऐसे में ये आग लगी थी और हालांकि आग पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, जानेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर से। जी मिथिलेश। देखिए आशीष, ये आपने ठीक कहा कि कारण ये भी हो सकता है कि किसी ने धूम्रपान करते हुए कोई बीड़ी या सिगरेट का वहां पे दिया और उस वजह से आग लगी हो। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना जो है वो चल गई है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर आग लगी थी, आसपास रिहायशी इलाके भी हैं। यदि उसको समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता तो हो सकता था कि वो आग और बढ़ जाए। तो ये देर रात की घटना है। जब अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना मिली तो तत्काल वहां पर टीम रवाना की गई और वहां पे पहुंचते ही टीम ने अपने मशक्कत करते हुए आग पर काबू पा लिया है। पूरे मामले की जानकारी जो है सुपेला थाना को दे दी गई है और वो इस मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी और किन कारणों से आग लगी थी। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि राहत भली खबर है कि इस आग पर काबू पा लिया गया और उसको बढ़ने से रोक लिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और आज एमपी में रीवा के हवाई अड्डे का शुभारंभ होना है और इसे कहा जा रहा है छोटा शहर बड़ी उड़ान। और पीएम मोदी आज रीवा के हवाई अड्डे का शुभारंभ करेंगे और पीएम मोदी हवाई अड्डे का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे रीवा अंचल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के लिए रीवा एयरपोर्ट एक गेम चेंजर साबित होगा और इस गेम चेंजर एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत शुरू किया जा रहा है। एयरपोर्ट बनाया गया है और रीवा एयरपोर्ट प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट होगा। तो ये जो एयरपोर्ट है ये छोटा शहर और बड़ी उड़ान होगा। प्रदेश के लिए न सिर्फ निवेश पर्यटन बल्कि रोजगार का भी यहां पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा इसकी शुरुआत होने के बाद। हालांकि सरगुजा जिले की बहुप्रतीक्षित मांगों में से एक अंबिकापुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की भी अब मांग पूरी होती नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 1 नवंबर से आम लोगों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी और यह भी एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये जो 2 बड़े एयरपोर्ट्स की शुरुआत होने वाली है और ये दोनों ही एयरपोर्ट्स शुरू होने के बाद इन दोनों ही क्षेत्रों की काया पलट हो सकती है, क्योंकि ये दोनों जो एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों ही जगहों की पहचान बन जाएगी। हालांकि अब तक ये अपने विरासत अपने इतिहास के लिए जाने जाते रहे हैं दोनों ही शहर, लेकिन अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आ जाएंगे। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण महंत भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वासु, रीवा के लिए एक बड़ा मौका, रीवा वासियों के लिए एक बड़ा मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या विस्तार रहेगा और किस तरह से रीवा वासियों को इसका लाभ मिल सकता है? निश्चित तौर पर आशीष, देखिए सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और खासतौर पर जो विंध्य का इलाका है उसके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। एयर कनेक्टिविटी रीवा से जो है वो शुरू हो जाएगी और इससे 65 लाख की आबादी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। न सिर्फ मध्य प्रदेश के बड़े शहर चाहे जबलपुर हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, बल्कि दूसरे शहरों की भी जो कनेक्टिविटी है देश के, चाहे मुंबई, दिल्ली हो, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो अगर आप डिस्टेंस वाइज देखें तो जिनकी रीवा से जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और ऐसे में बाय ट्रेन और बाय रोड वहां तक का फासला तय कर पाना कई बार जो है वो बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन चूंकि अब रीवा में एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, आज शाम को 5 बजे वीसी के माध्यम से वर्चुअली पीएम मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद
वहां पर मौजूद रहेंगे। राजेंद्र शुक्ल का ये पूरा इलाका है, जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और इससे न सिर्फ जो ट्रैवल है वो आसान होगा, बल्कि निवेश को जो है वो बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आज से ठीक 2 दिन बाद 23 तारीख को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है मध्य प्रदेश में एक नया कॉन्सेप्ट जो लाया गया है वो विंध्य में होनी है, रीवा में होने जा रही है। तो उसमें अभी जब इस बात का जिक्र जो उद्योगपति आएंगे, जो निवेशक आएंगे, उनके सामने होगा, तो एक अपील जरूर बढ़ेगी कि रीवा में अब तमाम जो चीजें पहले से मौजूद हैं, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, या फिर लेबर हो, वर्कफोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उसके साथ में अब कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। हवाई कनेक्टिविटी जो है वो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगी। और ट्रांसपोर्टेशन जब तेज होता है तो निश्चित तौर पर देखिए उद्योग को भी रफ्तार मिलती है। लगभग आप ये मान के चलिए कि 6वां जो एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का वो रीवा में, अब रीवा से जो है वो शुरू हो जाएगा, उसका संचालन जो है वो शुरू हो जाएगा। और जल्द ही वहां पर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनका आने जाने का जो सिलसिला है वो भी जो है शुरू हो जाएगा। कार्गो फ्लाइट्स के माध्यम से जिस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो उसके लिए भी एक जो सुविधा है वो वहां पर शुरू हो जाएगी। जो इंटरनेशनल जो मापदंड है उन तय मापदंडों को ध्यान में रखकर इस पूरे एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया है। और वहां पर ये संभावना भी रखी गई है कि अगर भविष्य में किसी तरीके का कोई एयर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है और फ्लाइट्स की जरूरत होती है और फ्लाइट्स की डिमांड होती है, तो एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जा सके। तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए विकास की गति को बढ़ाने में ये जो एयरपोर्ट है ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और रीवा हो, सतना हो, शहडोल हो, आसपास के तमाम सारे जो जिले हैं वहां के जो निवासी हैं उनको एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कई बार कुछ मेडिकल इमरजेंसीज भी होती हैं तो उसके लिए भी आवश्यकता होती है। तो उस क्षेत्र में भी ये जो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और आज से शुभारंभ हो जाएगा। जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हुए उनमें भी इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया था प्रमुखता से कि ये जो एयर कनेक्टिविटीज हैं ये आपके निवेश को पंख लगा देंगी और यहाँ के लोगों के जीवन में एक बड़ी तरक्की का द्वार खुलेगा निश्चित रूप से। और मां महामाया का आशीर्वाद अंबिकापुर को भी मिलने वाला है श्रवण, और मां महामाया के ही नाम से ये एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 1 नवंबर से फ्लाइट्स भी यहां पर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से जो है आम लोगों के लिए यहाँ पर हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये जो अंबिकापुर का मां महामाया एयरपोर्ट है उसको जो सरगुजा वासियों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि यहाँ से हवाई सेवा की शुरुआत की जाए, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से जो है यात्रा कर सकें। क्योंकि अंबिकापुर एक ऐसा शहर है, इससे 350 किलोमीटर में राजधानी है। चाहे मेडिकल सुविधा की बात की जाए या पर्यटन के क्षेत्र की बात की जाए, तो लोगों को थोड़ा सा रोड जो खराब होने की वजह से यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। तो ये जो एयर कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो अब जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पहुँच सकेंगे। यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जो व्यापार है, रोजगार है, ये सारे चीज को भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। हालांकि आज जो है वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी जो है यहाँ पर इस मां महामाया एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस समय पर जो है जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय के साथ जो है राज्यपाल भी रहेंगे और तमाम जो मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि 3 बजे ठीक यहाँ पर विष्णुदेव साय का विमान यहाँ पर पहुंचेगा और वो जो है पूरे चीजों को यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जो है ठीक 4 बजे पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। तो एक लोगों की यहाँ की मांग थी, जो एक बड़ी सौगात यहाँ सरगुजा वासियों को आज जो है उसको मिलने वाली है एयरपोर्ट के तौर पे। और जो मांग थी वो बहुत दिनों से थी, लंबित थी, तारीख पे तारीख आ रहे थे। लोग को ये आशंका हो गया था कि इस जो आचार संहिता न लग जाए, लोगों को ये सुविधा नहीं मिल जाए। तो इस सारे जो उलझन को आज जो है पीएम मोदी यहाँ पर सुलझा दिए हैं और उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द सरगुजा वासियों को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा और 1 जो नवंबर है इस यहाँ से जो आम लोगों के लिए फ्लाइटें यहाँ से शुरू कर दी जाएगी। दिवाली का तोहफा भी कहा जा सकता है श्रवण की, ये दिवाली का तोहफा होगा। और ये जो एयर कनेक्टिविटी है न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि पूरे सरगुजा, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी काफ़ी मुफीद साबित होगी। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी वासु भी कह रहे थे कि रीवा एयरपोर्ट शुरू होगा तो न सिर्फ रीवा क्षेत्र के लिए बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए निवेश के, विकास के और रोजगार के नए द्वार खोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वासु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रवण हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बढ़ते आगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। झारखंड के बाद बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों की घोषणा हो सकती है। और बड़ी बात यह कि विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में सीट शेयरिंग पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ और इंतजार है। हालांकि इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है और पहली इस लिस्ट में 100 के करीब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो प्रचार अभियान में जुटी हुई थी, अब उसे एक बड़ा और कड़ा निर्णय लेना होगा अपने कैंडिडेट्स को लेकर। हालांकि स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक यूनानिमस एक जो डिसीजन होता है, उस डिसीजन में किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश हालांकि कम ही होती है और महायुति के साथ सीट शेयरिंग का भी विषय, तो इसलिए भी सोच समझकर यहां समय लेकर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स उतार रही है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस पार्टी की पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति चर्चा करेगी। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में कांग्रेस के सिटिंग विधायक वाले लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 200 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन 88 सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी पेच फंसा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी रिंग रोड स्थित शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और करीब 1000 लोगों को संबोधित करेंगे। शंकरा नेत्र अस्पताल के शुरू होने से वाराणसी सहित पूर्वांचल और बिहार के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। पीएम मोदी बच्चों को भी तोहफा देने जा रहे हैं। ओवरब्रिज के नीचे खाली जमीन पर गेमिंग जोन बनाया गया है और 100 मीटर लंबा गेमिंग जोन यहां बनाया गया, जिसमें बच्चे शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस खेल सकेंगे और सुविधाओं से लैस 100 मीटर का गेमिंग जोन है। बाबतपुर हवाई अड्डा टर्मिनल पर और अन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सड़क मार्ग से सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री यहां कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान 5000 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी करने के लिए ड्रोन्स का भी इंतजाम किया गया है। और इस दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था यहां पर प्रशासन की ओर से की गई है। और अगली खबर बलौदा बाजार से, जहां मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावट की शिकायत मिलने पर दुकानों और होटल्स का निरीक्षण किया गया। सिमगा के लिमतरा हाईवे में कुल 14 होटल्स का निरीक्षण किया गया। 7 दुकानों को नोटिस इशू किया गया है। ये कार्रवाई के दौरान की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उन खाद्य सामग्री के सैंपल्स लिए गए, उनकी जांच के लिए उन्हें
परखने के लिए टीम पहुंची थी। हालांकि कुछ एक सामान जो खराब पाया गया, चेतावनी देते हुए उन्हें कचरे के डब्बे में फेंकवाया गया उनके हाथों से ही, और कुछ दुकानों पर कार्रवाई की गई, नोटिस दिया गया और आइंदा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पाबंद किया गया। और जांजगीर चांपा में कलेक्टर बनकर कमीशन मांगने वाले को पुलिस ने अब धर दबोचा है। खुद को कलेक्टर बताकर आरोपी ने सरपंच से कमीशन की मांग की थी। आरोपी ने 4 पारा सरपंच से 1 लाख रुपए लिए थे और आरोपी ने खुद को कलेक्टर बताकर 10 लाख रुपए की सीसी रोड की मंजूरी का झांसा दिया था। आरोपी दिनेश अजगल्ले सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और आपने कई बार देखा या सुना होगा, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, शायद आपने कहा भी हो, एक लड़के को शायद यही लग रहा है जिसे यह पता चला कि एक लड़की सुसाइड करने जा रही है। उसने उस लड़की को रोकने की कोशिश की, उसे बचाने की कोशिश की, समझाइश वो दे रहा था। उसके बाद लड़का यह कह रहा है कि बुरे फंसे रे बाबा, आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ, ये तस्दीक कर रही हैं वहां कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। एक रिपोर्ट। सुसाइड से रोका, लड़कों ने धो डाला। लड़की को बचाने गया, लुट गया। समझाइश देना पड़ा महंगा। सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीर। बचाने गया, पिट गया, बुरे फंसे रे बाबा। कोई फिल्मी कहानी नहीं है ये, लेकिन किसी फिल्मी सीन से कम भी नहीं। इस सीन का क्लाइमैक्स हैरान कर देने वाला है। कोरबा में 2 मिनट 57 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज, लाइव तस्वीरें जिसमें एक लड़की नजर आ रही है। हालांकि तस्वीरें धुंधली हैं। लड़की गुमसुम सी है, जिसके पास एक लड़का खड़ा है, बात कर रहा है। इस बीच दूसरा लड़का भी आ जाता है। इसका नाम इरशाद है, जिसे ये खबर लगी थी कि लड़की सुसाइड करने जा रही है। इस बात की खबर उसे दूसरी लड़की ने दी। दोनों लड़कियों को इरशाद पहले से जानता था। उस रात मैं अपने ट्रांसपोर्ट नगर से घर जा रहा था तो रास्ते में मेरे को 2 लड़कियां मिली जिनको मैं जानता था। इरशाद का कहना है कि उसने लड़की को सुसाइड करने से रोका और बचा लिया। दूसरी लड़की भी वहां खड़ी थी, लेकिन इस कहानी में पूरा सीन ही पलट गया। ये लड़का इस लड़की को हड़काने लगा, हॉट टॉक हुई। उसके बाद बात का बतंगड़ मच गया। लड़के ने अपने दूसरे साथियों को बुला लिया। फिर सुसाइड पर समझाइश देने पर लड़के की जमकर पिटाई हुई। हालांकि लड़कियां बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़के इरशाद पर टूट पड़े। भैया देखो ये कैसे कर रही है। तो मैं बचाने के लिए वहाँ पे गया था। वहाँ पे एक साथ में एक लड़का भी था, वो मेरे से थोड़ा बदतमीजी से बात किया। उसके बाद फिर मैं अपना पानी टंकी वाले लाइन है, बीडी वाले लाइन पे, वहाँ पे चले गए। सुसाइड करने का अटेम्प्ट वहाँ भी करी, तो वहाँ से भी हम बचाए। तो लड़का जो था साथ में, वो थोड़ा बदतमीजी से बात किया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने मेरे को बोला कि जानता है तू मैं कौन हूँ करके। फोन करके उन्होंने बुलाया है, उसका हाथापाई करना चालू कर दिया। जब हाथापाई कर लिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्हीं में से 2 लड़के मेरे को मेरे ही बाइक में बैठा के फोकट पारा के पास में, पटरी के पास में जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे को पटरी में सुला देने की बात कर रहा है। कोरबा के सुनालिया चौक का मामला है। 17 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। तब इरशाद रात में ट्रांसपोर्ट नगर से घर लौट रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो गया। अभी आगे भी सुनिए। आरोप है ये लड़के इरशाद को उसकी गाड़ी पर अपने साथ ले गए। आरोप है ये लड़के इरशाद को उसकी गाड़ी पर अपने साथ ले गए, जान से मारने की धमकी दी। उसके पास जो रुपए थे, मोबाइल था, उसे लूट लिया। सुनिए आरोप।
फिर मेरी बाइक को लेके उन्होंने वहां से बाइक को लिया है, मेरा पूरा पर्स में से सामान पर्स में से पैसे वगैरह लेके पूरा निकल गया वहां से। फिर मैं वहां से भागते हुए अपने घर पहुंचा। ओवर ब्रिज के पास में एक पिकअप वाला मुझे मिला, पिकअप वाले से लिफ्ट लेके फिर मेरे को पिकअप वाले ने घर तक छोड़ा। सुसाइड पर समझाइश में इरशाद कह रहा है, बुरे फंसे रे बाबा। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाकई कई बार ऐसा हो जाता है कि भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा, ये मुंह से भी निकलता है। बहरहाल इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।